हेलो डियर ऑल, वेलकम टू ऋग्वेदा ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा संज्ञा के भेद और उसे उदाहरण सहित समझेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे राम, गणेश, आयान, जुबेर आदि। वस्तु, कोई भी वस्तु जैसे फल, पुस्तक, कलम, मेज आदि। प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री आदि। भाव, कैसा भी भाव हो सकता है, अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ आदि। स्थान, कोई भी स्थान जैसे कि गांव, शहर, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता आदि। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। भेद के अनुसार संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। तो आइए चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण सहित समझते हैं। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। भीमराव अंबेडकर, इस वाक्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विशेष व्यक्ति हैं। हमने यहाँ उन्हें उनके नाम से संबोधित किया है। दूसरा उदाहरण है, मुझे मराठी अच्छे से आती है। मराठी यहाँ विशेष भाषा है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा उदाहरण है रामायण। रामायण हिंदू धर्म के सबसे उत्कृष्ट लेखों में से एक है। रामायण एक विशेष पुस्तक है जो कि लिखित रूप में मौजूद है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। दिल्ली एक निश्चित स्थान है। इस वाक्य में एक निश्चित स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हम समझ सकते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, निश्चित स्थान की बात की जाती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी कि किसी भी प्राणी, जंतु समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण है, बच्चे खेलने जाते हैं। इस पंक्ति में केवल बच्चे कहा गया है, अर्थात किसी विशेष बच्चे के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है, अपितु वो कोई भी बच्चा हो सकता है। यहाँ पर सभी बच्चों की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है, अश्विनी किताब पढ़ रहा है। किताब, इस वाक्य में केवल किताब कहा गया है,
वह कोई भी किताब हो सकती है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा उदाहरण है, आज हम फल खाएंगे। फल इस वाक्य में किसी विशेष फल का नाम नहीं लिया गया है, फल कहा गया है, बल्कि यहाँ कोई भी फल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। यदि मैं यहाँ कहूँ कि मैंने आज आम खाया था, तो भी यहाँ जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि आम की कई प्रजातियाँ होती हैं, जैसे दशहरी आम, अल्फांसो आम, लंगड़ा आम, चौसा आम आदि। यहाँ आम की किसी विशेष प्रजाति का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा को भी दो भेदों में विभाजित किया गया है। पहला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो आइए चलिए पहले भेद को समझते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा को। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पदार्थों के नाम दूध, घी, पानी, दही, जूस, पेट्रोल आदि। धातुओं के नाम चांदी, सोना, पीतल, प्लैटिनम, तांबा, पीतल इत्यादि। गैसीय पदार्थों के नाम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह को दर्शाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सेना का समूह हो सकता है, पुलिस, पुस्तकालय, दल, समिति, आयोग, परिवार आदि। उदाहरण के लिए, आज मेरी कक्षा नहीं लगेगी। कक्षा, यहाँ पर कक्षा शब्द से विद्यार्थियों के समूह होने का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर कक्षा शब्द में समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है, भारतीय सेना बहुत ही साहसी है। सेना, यहाँ पर सेना शब्द से सैनिकों के समूह का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सेना में समूहवाचक संज्ञा है। तीसरा उदाहरण है, जंगल में हिरणों का झुंड रहता है। झुंड, यहाँ पर झुंड शब्द से हमें यह बोध होता है कि हिरण अधिक संख्या में है, इसलिए यहाँ पर झुंड शब्द में समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा के समूह प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता है। कुछ प्रयोग इस प्रकार हैं, जैसे कि पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों स्वयंसेवकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड, प्रतिनिधियों का शिष्ट मंडल। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि कोई भी भाव, बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता,
मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता आदि। इसे उदाहरण सही समझते हैं। पहला उदाहरण है, सरिता की आवाज़ बहुत मिठास से भरी है। मिठास, यहाँ पर मिठास शब्द से आवाज़ के मीठेपन का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मिठास में भाववाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है, मुझे तुम पर काफ़ी गुस्सा आ रहा है। गुस्सा, यहाँ पर मेरे गुस्सा होने का बोध हो रहा है, अतः यहाँ पर गुस्सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है, मेरा पूरा बचपन खेलने और कूदने में बीता है। यहाँ पर बचपन शब्द हमारे बचपन से संबंध रखता है, अर्थात बच्चे होने का भाव बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर बचपन शब्द में भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा की पहचान करो। पहला है, हिटलर एक तानाशाह शासक था। दूसरा उदाहरण, मैं तुम्हें बहुत प्रेम से रखूँगा। अब आप सब बताएंगे कि इनमें कौन सी संज्ञा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इन वाक्यों में कौन सी संज्ञा है। थैंक यू।